नमस्कार मित्रों, कहानी टाइम में मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी पॉलिटेक्निक वाले फुट ओवर ब्रिज पर। फुट ओवर ब्रिज पर इधर उधर टहलते हुए रूहाना को आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका था। उसे आते जाते लोगों में घर जाने की जल्दी साफ दिख रही थी। 7 बज गए थे। अंधेरा गहरा हो चुका था। दिन भर छिटपुट इधर उधर फैले बादलों ने इस समय इकट्ठा होकर आसमान को पूरा ही ढक लिया था। हवा कुछ और तेज हो चुकी थी। सवेरे से ही रूहाना ने ई पेपर में पढ़ा था कि आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है, ओले भी पड़ सकती हैं। इससे ठंड एक बार फिर लौट सकती है। यह न्यूज़ पढ़कर ही उसने रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा भारी कपड़े पहन रखे थे। वह ठंड से बचाव के प्रति ज़्यादा सतर्क रहती है क्योंकि उसकी जरा सी लापरवाही से उसका इस्नोफिलिया एकदम बढ़ जाता है। फिर सर्दी जुकाम से वह हफ्तों परेशान रहती है। इसलिए वह इस समय कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रही थी कि कहीं मौसम विभाग की सूचना सही हो गई तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। कपड़े कितने ही पहने हो, बारिश ओले उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी मुसीबत है। बड़े परेशान होकर उसने श्वेतांश को फिर फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। उसे बड़ा गुस्सा आया। श्वेतांश की कॉल रिसीव न करने की आदत को लेकर वह कई बार उससे लड़ चुकी थी, लेकिन हर बार वह कोई ना कोई बहाना बताकर निकल लेता है। उसने गुस्से में सोचा कि आज इसे सबक सिखा ही देती हूँ। इसे भी एहसास होना चाहिए कि कॉल रिसीव ना होने पर कितनी टेंशन, कितनी इरिटेशन होती है। उसने एक बार ब्रिज से बाहर ऊपर आसमान में घने बादलों को देखा। अजीब भूरे भूरे से हो रहे थे। फिर मोबाइल को ऑफ कर दिया। ऐसा करते वक्त उसने मन ही मन सोचा कि आज तुम्हारी आदत छुड़वाती हूँ। तुम यहीं खड़े खड़े इंतज़ार करते रहना अपने इस प्रिय फुट ओवर ब्रिज पर। रात भर मेरा नंबर मिलाते रहना। यह सोचते हुए वह ब्रिज से नीचे उतरने के लिए बढ़ चली। 2-3 सीढ़ियाँ उतरी होगी कि पीछे से उसके कानों में श्वेतांश का स्वर सुनाई दिया, रूहाना रुको। वह जब तक रुकी, श्वेतांश हंसते हुए एकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, सॉरी, जाम में फंस गया था। क्या सॉरी? तुम्हारा हमेशा का यही तमाशा है। जब मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती तब तो दुनिया भर की बातें कह डालते हो। सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। इस बार जब तुमने कॉल की तो मैं नीचे बाइक खड़ी कर रहा था। सोचा जब पहुंच ही गया हूँ तो कॉल रिसीव करके क्यों बेवजह तुम्हारा बिल बढ़ाऊँ। रूहाना उसके साथ वापस ऊपर चलती हुई बोली, अब क्यों बिल की बात करते हो? इतना सस्ता, इतना ज़्यादा टॉक टाइम मिलता है कि ख़त्म ही नहीं होता। चलो अच्छा ठीक है, जहाँ कह रही थी। जा कहाँ रही थी? रूहाना ने कहा, घर जा रही थी। घंटे भर से इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। मौसम अलग ख़राब हो रहा है। फ़ोन उठाते ही नहीं हो तो और क्या करती? कब तक यहाँ खड़े खड़े आते जाते लोगों की गिनती करती रहती? रूहाना ब्रिज के बीचों बीच पहुंचकर उसकी रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। श्वेतांश भी उसके सामने खड़ा हो गया। उसे शांत कराते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार सब बता चुका हूँ, नौकरी का हाल तो जानती हूँ। जब निकल लो तो समझो छुट्टी हुई। सीनियर जब छुट्टी का टाइम होता है तभी आकर बैठ जाता है। उसके रहते निकल नहीं सकता। बिना किसी गलती के ही चिल्लाता रहता है। बहाने ढूंढ ढूंढ कर डांटता रहता है। उसके रहते निकल दूं तो नौकरी ही ले लेगा। प्राइवेट सेक्टर की तो सारी बातें जानती ही हो। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो निश्चिंत रहें। रूहाना ने कहा, अरे यार, मैं केवल कॉल रिसीव कर सिचुएशन बता देने की बात कर रही हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बेवजह मन परेशान होता है ना। एक तो मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम हर बृहस्पति को यहाँ इस ब्रिज पर ही क्यों आते हो। मिलने के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलती क्या? श्वेतांश ने कहा, लो पहले ये समोसा खाओ। श्वेतांश ने समोसे का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो रूहाना एक समोसा निकालते हुए बोली, अब यहाँ समोसा खाएंगे और पानी कहाँ पियेंगे? नीचे। अरे यार, बड़ा अजीब लगता है मुझे। यहाँ खाओ, पानी कहीं और पियो। उसके लिए भी पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि घंटे भर से पहले तुम यहाँ से उतरने वाले नहीं। श्वेतांश ने कहा, चलो आज जल्दी चलूँगा, क्यों परेशान हो रही हो?
रूहाना ने कहा, जल्दी कहाँ चल पाओगे, जब यह बारिश बंद होगी तब चलोगे ना। रूहाना ने सामने की तरफ बाहर देखते हुए कहा, तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई थी। बादल भी रह रहकर खूब तेज गरज चमक रहे थे। श्वेतांश ने बाहर देखते हुए कहा, ज़्यादा देर बरसने वाला नहीं है, तेज हवा चल रही है, जल्दी ही निकल जाएगा। उसका आखिरी शब्द रूहाना नहीं सुन पाई, क्योंकि उसी समय बादल की तेज गड़गड़ाहट से पूरा एरिया थर्रा उठा। उसने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए थे। बिजली की तेज चमक से आंखें पहले ही चुंधिया गई थी। उसे श्वेतांश पर गुस्सा आ गया कि उसी के कारण उसे इस हाल में यहाँ रुकना पड़ा। बादलों की गड़गड़ाहट कम ही हुई थी कि हर तरफ से तड़ तड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट में वह अच्छे खासे बड़े बड़े ओले साफ देख पा रही थी। श्वेतांश ने उन्हें देखकर कहा, बहुत दिनों बाद इतने बड़े बड़े ओले देख रहा हूँ, बड़े हों या छोटे, लेकिन आज के बाद मैं इस ब्रिज पर नहीं आऊँगी। रूहाना ने यह बात धीमी आवाज़ में कही, क्योंकि पानी से बचने के लिए बहुत से लोग ऊपर आ गए थे। पूरा ब्रिज करीब करीब भर गया था। उसके स्वर में गुस्से को भांप कर श्वेतांश ने कहा, बारिश क्यों अपने हाथ में नहीं है, बारिश कोई अपने हाथ में नहीं है, अपने मौसम पर ही वह बरसेगी। तुम ब्रिज पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? देर से मैं आया, इसमें ब्रिज का क्या लेना देना? रूहाना ने कहा, है ना लेना देना, बारिश पता नहीं कब बंद होगी, लोग बढ़ते ही जा रहे, अब यहाँ खड़ी खड़ी धक्के खाती रहूं? समझ में नहीं आता तुम्हें इसके अलावा कोई और जगह क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्या है यहाँ जो तुम्हें यह अच्छा लगता है? तुम नहीं समझोगी यह ब्रिज मेरे लिए क्या है। पूछ तो रही हूँ उतने दिनों से, जब बताते नहीं तो क्या जानूंगी। मैं तो सारी बातें बता देती हूँ, तुम ही पता नहीं क्यों मुझसे न जाने कितनी बातें छुपाते रहते हो। श्वेतांश ने कहा, कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, बस वह बातें मैं तुमसे नहीं करना चाहता या और उस व्यक्ति से नहीं करना चाहता जिससे उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है और उन बातों को सुनकर उसका मूड खराब हो। ओफो, तुम्हारी बातें कभी कभी इतनी उलझी हुई होती हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हर बृहस्पति को तुम क्यों देर तक रहते हो या ना बताने के लिए इतनी सारी बातें कर रहे हो? सीधी साफ बातें करना कब सीखोगे? इसी बीच रूहाना को 2-3 छींकें आ गईं। ठंडी हवा ने अपना असर उस पर दिखाना शुरू कर दिया था। उसने अपना स्टोल सिर चेहरे पर कस कर लपेट लिया था, फिर भी ठंड उसे महसूस हो रही थी। उसकी छींकों ने श्वेतांश को कुछ देर बोलने से रोक दिया। उसने एक नज़र बाहर डालकर कहा, कहो तो टैक्सी बुला दो, तुम जल्दी घर चली जाओ, नहीं तो यहाँ मौसम तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। रूहाना बोली, टैक्सी के लिए फालतू पैसे नहीं है मेरे पास, इतना नहीं कमाती कि टैक्सी में चलो। मैं मजबूरी की बात कर रहा हूँ, ओला या उबर में 200-250 रुपये में पहुँच जाओगी। तुम्हारी तबीयत बिगड़ी तो 600-700 तो डॉक्टर की फीस ही हो जाएगी, दवाई अलग से हज़ारों रुपए का खर्चा है। चलो जो होगा देखा जाएगा। देखना क्या, मुझे लग रहा है कि यह पानी जल्दी बंद होने वाला नहीं है। आज तुम्हें टैक्सी की सवारी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो रात भर इसी ब्रिज पर रहोगी। देख रही हो, यह गूगल बता रहा है कि यहाँ आज रात का मिनिमम टेम्परेचर 9 सेंटीग्रेड हो जाएगा। इतनी ठंड के हिसाब से न मैंने कपड़े पहने या न तुमने। अच्छा, मैं टैक्सी में चली जाऊँ और तुम क्या करोगे? करूँगा क्या? कुछ बाइक छोड़कर तो जा नहीं सकता, और न भीगते हुए। ठंड जो लगेगी वह तो लगेगी, इतनी तेज हवा में बाइक चलाना और मुश्किल है। रास्ते भर पेड़ों की टहनियाँ, पेड़ टूटे पड़े होंगे। यहीं देखो ना, डिवाइडर पर लगे पेड़ों की कितनी डालियाँ टूटी पड़ी हैं। हाँ, देख रही हूँ, रूहाना ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। बड़ा चौराहा पास ही वेब सिनेमा हॉल होने के कारण वहाँ स्ट्रीट लाइट कुछ ज़्यादा ही तेज थी। गनीमत यह थी कि तेज हवा में भी लाइट वहाँ आ रही थी। अमूमन ऐसे में चली ही जाती है। फुट ओवर ब्रिज पर दोनों ओर बाउंड्री से ऊपर तक विज्ञापन की होर्डिंग लगी होने के कारण पूरी तरह बंद थी, जिससे ब्रिज पर हवा कम लग रही थी। खड़े खड़े बात करते हुए रूहाना थक गई तो उसने श्वेतांश से कहा, यहाँ बैठने के लिए भी कुछ नहीं है। श्वेतांश ने कहा, इतनी जल्दी थक गई? श्वेतांश ने उसे छेड़ा तो वह बनावटी गुस्सा दिखाती हुई बोली, अच्छा, तुम्हारे आने के 1 घंटा पहले से इंतजार करती यहाँ खड़ी थी। मेरे लिए यहाँ सोफे नहीं पड़े थे कि मैं आराम से बैठी थी, समझे? टाइम से आ जाते तो अब तक घर में होते। यहाँ ठंड से आज
आँखी न कर रहे होते। रूहाना की आँखी करने के ढंग से श्वेतांश को हंसी आ गई। उसकी हंसी देखकर आखिर में रूहाना भी हंस पड़ी। फिर बोली, अब मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, कुछ बैठने का जुगाड़ करोगे? कब तक खड़े रहेंगे? सही कह रही हो, पानी जल्दी बंद होने के आसार नहीं दिख रहे। आज मैं भी ज़्यादा थका हुआ हूँ। एक ही रास्ता है कि ज़मीन पर ही कुछ बिछा कर बैठा जाए, मगर क्या बिछाया जाए? कोई पेपर वगैरह भी तो नहीं है। अपना अपना रुमाल ही बलिदान करना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही ज़मीन पर बैठना होगा। चलो करो रुमाल बलिदान। तुम्हारे इस ब्रिज प्रेम में रुमाल बलिदान होगा, वो भी इस तूफानी ठंडी रात में। कभी नहीं भूलेगी यह रात, और ना ही यह ब्रिज और तुम्हारा ब्रिज प्रेम। रूहाना ने बैग से रुमाल निकाला तो श्वेतांश ने उसके हाथ से खींच कर ले लिया। फिर उसके हाथ में वापस थमाते हुए कहा, इसे रखो, मेरे पास 2 हैं। 2 रुमाल क्या करती? एक हेलमेट लगाते समय सिर पर रखता हूँ, दूसरा हाथ चेहरे वगैरह के लिए। इतना कहते हुए श्वेतांश ने दोनों रुमाल निकालकर ब्रिज की दीवार से लगाकर बिछा दिया और एक पर बैठते हुए कहा, देखा, तुम्हारे लिए मैंने रुमाल तक बलिदान कर दिया, और तुम हो कि मेरे लिए 1 घंटा इंतजार करने में ही परेशान हो गई, ब्रिज को कोस रही हो। श्वेतांश के व्यंग्य से रूहाना को हंसी आ गई। बोली, लोग तो अपने पार्टनर के लिए खुद को भी बलिदान कर देते हैं। तुम सिर के पसीने हाथ को पोंछने से बैक्टीरिया भरे रुमाल को भी नहीं निकाल पा रहे हो, और जब देखो तब 10 बार डींगे हाँकोगे कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बाहर घर सब कुछ छोड़ सकता हूँ। कहते हुए वह उसी के बगल में बैठ गई। उसने देखा बारिश के न रुकने के कारण कई लोग भीगते या फिर जैसे तैसे निकल गए थे, मगर फिर भी 2-2.5 दर्जन लोग अब भी थे, और उससे कुछ ही दूरी पर कई महिलाएं, उनके छोटे बड़े बच्चे भी जमीन पर बैठे हुए थे। उनमें 3-4 महिलाएं ऐसी थीं जिनकी गोद में बच्चे थे, छोटे दुधमुहे बच्चे जो ठंड भूख से रो रहे थे। 2-3 साल और 8 साल के भी बच्चे थे। दिन भर में इन सब ने मांग कर जो पैसा पाया था, उसी से खाने का कुछ सामान लिया था। जमीन पर ही पॉलीथीन पेपर वगैरह बिछा कर खा रहे थे। बच्चों में खाने को लेकर हल्की फुल्की छीना झपटी, रोना पीटना, फिर उनकी माँ का डपटना चिल्लाना भी चल रहा था। सब अपने में व्यस्त थे। आसपास खड़े लोगों का उन पर कोई असर नहीं था। रूहाना की नज़र एक ऐसी माँ पर बड़ी देर तक टिकी रही जिसकी गोद में मुश्किल से 7-8 महीने का एक बेहद कमज़ोर सा बच्चा था, जिसे उसने स्वेटर वगैरह तो फटे पुराने पहनाए हुए थे, मगर नीचे कोई कपड़ा नहीं था। कमर से नीचे वह पूरा खुला हुआ था। उसकी माँ भी रूहाना को बच्ची ही लगी। उसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल रही होगी। वह खुद भी बीमार लग रही थी, आंखें अंदर धसी हुई, चेहरे पर थकान लाचारी के अलावा कुछ नहीं था। सामने एक पेपर पर ही कुछ खाना था जिसे वह खा रही थी। खाना क्या था उसे रूहाना वहाँ से नहीं देख पा रही थी। उसकी बगल में एक 1.5-2 साल का बच्चा बैठा था, बिल्कुल सटा हुआ। बीच में उसे भी खिलाती जा रही थी, और जो बच्चा गोद में था वह माँ का दूध पिए जा रहा था, और वह अबोध माँ निर्लिप्त भाव से उसे दूध पिला रही थी। कपड़ा हटा हुआ था, बच्चे का मुंह खुला हुआ था। बहुत से लोग आसपास ही खड़े हैं, इसका जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। रूहाना को उसकी हालत पर बड़ी दया आ रही थी, खास तौर से उस दुधमुहे 1.5 साल के बच्चे पर, जो उस ठंड में बचने लायक कपड़े तक नहीं पहने था। उसे उसी तरफ देखते पाकर श्वेतांश समझ गया कि वह क्या देख रही है। उसने उसे टोकते हुए कहा, क्या देख रही हो? श्वेतांश ने अपना चेहरा तभी दूसरी तरफ घुमा लिया था जब उन सब ने खाना शुरू किया था। उसके प्रश्न पर रूहाना ने भी उसी की तरफ मुंह कर लिया और कहा, इन सब को देख रही हूँ। इस ठंड में बेचारों के पास कपड़े तक नहीं है, ठंड से ठिठुर रहे हैं, खाना भी पता नहीं क्या खा रहे हैं। जो बच्चा दूध पर पी रहा है उस बेचारे को देखो, वह भी आधा नंगा है। नन्ही सी जान को ठंड लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जब उसकी माँ को ही अपने बच्चे का ध्यान नहीं है। बच्चा नंगा है, उसे ठंड लग रही है या नहीं, इससे बढ़कर यह कि जब उसे अपना ही होश नहीं है तो वह बच्चे के बारे में
क्या सोचेगी? बेवजह परेशान हो रही हो। अरे यार, इतना कठोर ना बनो। सोचो, हम लोग इतने कपड़े पहने हुए हैं तब भी ठंड से परेशान हैं। मुझे गुस्सा तो इन औरतों के आदमियों पर आ रहा है कि इतने बच्चे पैदा करके सब पता नहीं कहाँ गायब है। इनमें से किसी का भी आदमी इनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। श्वेतांश ने गंभीर होकर कहा, इनके आदमी होंगे तब न दिखेंगे? क्या मतलब? रूहाना चौंक कर बोली, हाँ हाँ, इनको शायद पता भी नहीं होगा कि इनके बच्चों के पिता कहाँ हैं। वह सब भी कहीं मांगते खाते घूम रहे होंगे। सुनता तो यहाँ तक हूँ कि कई बच्चों के बारे में तो खुद इन्हें भी मालूम नहीं होगा कि इनके बच्चों का पिता कौन है। कभी कुछ पुलिस वाले तो कभी रात में घूमते कुछ और कमीने लोग इन्हें शिकार बनाते हैं। कुछ पैसे इनके सामने डाल देते हैं बस। अब तुम इस छोटे बच्चे वाली माँ को ही देखो। अभी तो बेचारी खुद ही बच्ची है, लेकिन न जाने किस मजबूरी में दो दो बच्चों की माँ बनी हुई है। इनके आदमियों की जो तुमने बात की, तो वह सब भी कभी कभी रात दिन में आते हैं और बच्चों का बोझ इनमें रोप कर चल देते हैं। खुद आए ऐश की चल दिए और तिल तिल कर मरने के लिए इन्हें छोड़ जाते हैं। इन बेचारी लड़कियों बच्चों के बारे में इतना सब कुछ तुम कैसे जानते हो? रूहाना ने पूछा। रूहाना के इस प्रश्न पर श्वेतांश बिल्कुल गंभीर हो गया। सोचता रहा कुछ। तो रूहाना ने फिर पूछा, क्या बात है, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? तुम बहुत दिन से पूछ रही हो ना कि मैं इस ब्रिज पर हर बृहस्पति को क्यों आता हूँ, क्यों देर तक रहता हूँ। मुझे लगता है यह सब बताने का इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। पहले तो सोचा था कि यह बात जीवन में कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि तुम्हें इस बारे में सब बता देना मुझे ठीक लगता है। लेकिन अभी तो मैंने यह पूछा कि इन महिलाओं बच्चों के बारे में इतना कुछ तुम कैसे जानते हो? वही बताने जा रहा हूँ कि इनके बारे में मैं कैसे जानता हूँ। ये तभी जान समझ पाओगे जब यह जानोगे कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। बड़ी अजीब बात है। ठीक है, बताओ। श्वेतांश ने कहा, हुआ या कि मैं पैसों की तंगी के चलते पढ़ाई लिखाई तो ठीक से नहीं कर सका। सच यह भी है कि पढ़ने लिखने में मेरा मन भी नहीं लगता था। शुरू से ही नेता बनने का सपना देखता था। सोचता जब अनपढ़ गुंडे माफिया नेता बन जाते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री माननीय बन जाते हैं, तो वही बना जाए। पढ़ाई लिखाई सिवाय समय बर्बादी की और कुछ नहीं है। मगर इन माफिया से नेता बने लोगों की तरह मैं नेता अकूत कमाई के लिए नहीं बनना चाहता था। मैं सपने देखता था कि मैं क्रांति करूंगा, देश बदल कर रख दूंगा, लोकतंत्र खत्म कर दूंगा। क्योंकि मैं यह समझता था, बल्कि अब भी मानता हूँ, कि लोकतंत्र ने अपने देश को बनाया कम, बर्बाद ज़्यादा किया। यदि बनाया ज़्यादा होता तो हम तुम यूँ दर दर भटक ना रहे होते। ये जो भिखारी हैं, ये भिखारी ना होते। लोग बच्चे ऐसे फटेहाल ना होते। सड़कों गलियों चौराहों पर एक जून खाने सिर ढकने के लिए एक छत को तरस ना रहे होते। मैं हर आदमी को शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान सच में हर हाल में देने का सपना देखता था। इसके लिए मैं डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, आर्मी रूल के एक मिले जुले रूप वाली शासन व्यवस्था लागू करने की सोचता था। मगर जब आगे बढ़ा तो ऐसे मगरमच्छों के झुंड मिले कि मुझे अपना रास्ता बंद मिला। फिर सोचा पढ़ लिख कर ही कुछ बना जाए। जब तक यह समझा समय मेरे हाथ से निकल चुका था। पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो चुकी थी, बस खींच तान के पढ़ रहा था। मन पढ़ने में तब लगना शुरू हुआ जब सब कुछ बिखर चुका था। बेरोजगारी मुझे भी परेशान करने लगी। रोजगार के लिए हाथ पैर मारने लगा। एक दिन घर पर था, वहीं पेपर में यहाँ नौकरी का विज्ञापन देखा। पापा से बहुत कहने पर यहाँ आने जाने का किराया भर मिला। यहाँ आया, पेपर में दिए एड्रेस पर पहुँचा तो वह फर्जी निकला। मेरी तरह ठगे गए कई और लड़के लड़कियाँ वहाँ मिले। वह सब कई दिन पहले ही वहाँ पहुँचे थे। रजिस्ट्रेशन के नाम पर वह फर्जी कंपनी उन सब से पैसे हड़प कर भाग चुकी थी। मैं देर से पहुंचा था, इसलिए रुपए पैसे ठगे जाने से बच गया। रूहाना ने कहा, थैंक गॉड। फिर क्या हुआ? फिर उस फर्जी कंपनी के ऑफिस के गेट से बाहर आया।
क्या करूं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। वहीं पर मिला एक और लड़का भी साथ था। वह बड़ा जुझारू लड़का है। उसी के साथ बैठा जीपीओ के पास चाय पी रहा था। पहले मैंने सोचा कि घर लौट जाऊं। घर पर क्या जवाब दूंगा यह सोचकर मैं परेशान हो गया। उससे पूछा तो वह बोला उसके क्षेत्र के विधायक यहीं विधायक निवास में रहते हैं, वह उन्हीं के यहाँ रुकेगा, कोशिश करेगा किसी और कंपनी में। उसी की सलाह पर मैं भी रुक गया। चाय वाले के यहाँ पेपर में एक और विज्ञापन देखकर उसी लड़के के साथ वहाँ चला गया। संयोग देखो कि वहाँ वह सुपरवाइजर हो गया और मैं सिक्योरिटी गार्ड। मैंने सोचा चलो कुछ तो बात बने। जब बात स्टार्ट हुई है तो आगे तक भी जाएगी। दोनों को तुरंत ही काम पर लग जाना पड़ा। मैंने सोचा शाम को उसी के साथ विधायक निवास पर ही रुक जाऊंगा। 1-2 दिन में फिर देखूंगा कहीं ठौर ठिकाना। लेकिन शाम को उसने मजबूरी बता दी कि वह वहाँ किसी और को लेकर नहीं जा सकता। मैंने कहा किसी तरह एक रात की व्यवस्था हो जाए, अगले दिन कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। रात बिताने के चक्कर में भटकते भटकते यहाँ पहुँच गया। भूख बड़ी तेज लगी हुई थी तो यहीं इसी वेब सिनेमा के पास एक ठेले वाला पूरी सब्जी बेचता है। घर वापस जाने के लिए जो पैसे किराए के थे उसी से खाना खा लिया। अब बात है सोने की कि कहाँ सोऊं। दिन भर इधर उधर भटकने ड्यूटी करने से बुरी तरह थक गया था। पैदल ही इसी पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ चला आ रहा था। यहाँ गोरखपुर जाने वाली बस दिखी तो मन में एकदम से आया कि भाड़ में जाए गार्ड की नौकरी, चलता हूँ गोरखपुर घर। सच बताऊँ उस समय यदि किराए के पैसे रहे होते तो मैं घर वापस चल देता, तो पैसे की मजबूरी ने मुझे यहीं रोक दिया। बस चली गई। मैं भटकते भटकते इस फुट ओवर ब्रिज की बेहद थके कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। थक कर एकदम चूर हो रहा था तो यहीं एक जगह किनारे बैठ गया। जो न्यूज़पेपर घर से आते समय बस में लिया था वही बैग से निकाल कर बिछाया और बैग को सिर के नीचे रख कर लेट गया। उसके पहले घर फ़ोन करके पेरेंट्स को बता दिया था कि नौकरी मिल गई है। यहीं एक दोस्त के साथ रहने का भी इंतजाम हो गया है। थक कर चूर था ही तो लेटते ही गहरी नींद में सो गया। 2-3 घंटे बाद पेशाब लगी तो नींद खुल गई। उठने लगा तो मुझे लगा कि मेरा सिर तो पथरीली जमीन पर टकरा रहा है। एक झटके में दिमाग बैग की तरफ गया। देखा तो चौंक गया। मैं एकदम पसीनी पसीनी हो गया। अब क्या करूं? बड़ी देर तक तो पेशाब लगी है यह भी भूल गया। इधर उधर नजर डाली तो मेरे जैसे 1-2 और लोग भी सोते मिले, मगर सोते समय 3-4 भिखारियों का जो समूह पहले से ही यहाँ सो रहा था वह नहीं दिखा। मुझे पक्का यकीन हो गया कि वही सब मेरा बैग ले गया। वहीं देर तक बैठा मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं। जेब में 30-40 रुपए से ज़्यादा कुछ है नहीं। खाना खाने के बाद यही बचे थे। बैग में एक सेट कपड़ा, तौलिया, मेरा जो कुछ था सब चला गया। मोबाइल ऑफ करके पैंट की जेब में रखा था तो वही बच गया था। ओह, तो पहली रात इस ब्रिज पर बिताई। शायद बृहस्पति का दिन था इसलिए यहाँ आते हो हर बृहस्पति को। रूहाना सिर्फ पहली रात ही यहाँ नहीं बिताई, आगे और 68 दिनों तक यह ब्रिज मेरा ठिकाना बना रहा। इस शहर में मेरा पहला आशियाना यही था। उसकी बात सुनकर रूहाना चौंकते हुए बोली, क्या 2 महीने और? क्यों, जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ सैलरी नहीं मिल रही थी क्या? मिली, पहली सैलरी 2 महीने बाद मिली। क्यों 2 महीने बाद? क्यों इतना क्यों चौंक कर रही हो? या छोटी मोटी प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं तुम्हें मालूम नहीं? तुम भी तो प्राइवेट कंपनी में हो। रूहाना ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे यहाँ पहली सैलरी 35 दिन बाद मिल गई थी। उसके बाद अब हर 3-4 तारीख को मिल जाती है। मैं पहला 1 हफ्ता यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ रही। सोचा था कि पहला 1 महीना वहीं गुजारूंगी, उसके बाद किसी गर्ल्स हॉस्टल में रूम लूँगी। लेकिन पहले दिन से ही उनकी नाक भौं ऐसी सिकुड़ी रही कि मैंने हफ्ते भर में ही हॉस्टल में रूम ले लिया। लेकिन तुम 2 महीने तक इस ब्रिज पर कैसे रहे? मैं तो सोच कर ही परेशान हो रही हूँ। यहाँ रुके हुए 2 घंटे ही हुए हैं, लेकिन मैं ऊब गई हूँ कि कैसे पानी बंद हो और यहाँ से निकलूँ। श्वेतांश ने कहा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो क्या करता। दूसरे किसी से कोई हेल्प मैं तभी मांगता हूँ जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता।
रूहाना ने कहा, घर वापस नहीं जाना था चाहते थे तो कम से कम काम भर का पैसा तो मंगा ही सकते थे। सामान चोरी हो गया था, पैसे भी नहीं थे, कैसे क्या करते। देखो, मैं अपने घर की हालत जानता हूँ। यह सब जानने के बाद फादर पैसा जरूर भेजते, लेकिन उन्हें किसी से कर्ज लेना पड़ता, इसलिए मैंने सोचा जो भी हो पैसा नहीं मांगूंगा। तो फिर क्या किया, कैसे चलाया, खाना पीना नहाना धोना सब कैसे हुआ? श्वेतांश ने कुछ सोचते हुए कहा, नहाना धोना तो नीचे कॉर्नर पे या जो पब्लिक टॉयलेट है यहाँ होता था, सोना यहाँ ब्रिज पर और खाना पीना ठेलों पर। तो इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाए? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। हाँ, पहले दिन 40-50 रुपए बचे थे, वह सुबह पब्लिक टॉयलेट और यहाँ से ऑफिस जाने के लिए किराए में निकल गए। ऑफिस में फिर उसी पहले दिन वाले लड़के से मिला, उसे सारी बातें बताकर मदद मांगी तो उसने कहा, घबराओ नहीं, कुछ करता हूँ। असल में वह काम कैसे निकाला जाता है यह बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने सवेरे का चाय नाश्ता और बाद में लंच भी कराया। लंच के समय ही उसने बताया कि पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है और ना ही रुकने का। बहुत सोच समझकर विचार कर मैंने कहा, मेरा मोबाइल ही किसी तरह बिक जाता तो अच्छा था। तो उसी ने कोशिश करके शाम तक मोबाइल 4000 में बिकवा दिया। ऑफिस के ही एक आदमी ने लिया था, लेकिन उसने पूरे पैसे नहीं दिए। 2000 उसी दिन दिए और 2000 एक हफ्ते के बाद। तो इन्हीं 4000 रुपए से मैंने 2 महीने निकाले। रूहाना ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, सिर्फ 4000 में 2 महीना? हाँ, टॉयलेट वाले से हालात बताकर हेल्प के लिए कहा तो कुछ नानुकुर के बाद वह पैसा इकट्ठा लेने को तैयार हो गया। सारी डिटेल्स नोट करने के बाद माना। इस तरह डेली का 20 रुपया बचा। यहीं पास में एक ठेले पर कभी छोले चावल तो कभी रोटी सब्जी से काम चलाया। खाना अक्सर एक टाइम ही था खाता। दिन भर ऑफिस की वर्दी में रहता। एक सेट जो कपड़ा था वही पहनकर आता जाता। घर से कपड़े पार्सल मंगवा सकते थे ऑफिस के पते पर। रूहाना ने बहुत ही संकोच के साथ कहा तो श्वेतांश ने कहा। रूहाना की बात पर श्वेतांश ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, घर पर भी मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं बचे थे जिन्हें मंगाकर मैं यहाँ काम चला लेता। 2 थे, वही लेकर आया था, एक चोरी चला गया। इस टॉयलेट वाले ने बड़ी मदद की। उसी ने 2 अंगोछे मंगवाए, उसी को पहनकर नहाता धोता, कपड़े धोता सुखाता। इसी तरह पूरे 2 महीने निकाले। जब 2 महीने की सैलरी मिली तो पहला काम उसका पूरा कर्ज चुकाया। एक सेट कपड़ा खरीदा और 1500 रुपए का एक सस्ता सा मोबाइल। जो मोबाइल बेचा था उसे ट्यूशन वगैरह के पैसे से 8-10 महीने में खरीद पाया था। जब 1500 का मोबाइल ले रहा था तो उस मोबाइल की बड़ी याद आ रही थी। रूहाना ने गंभीर होते हुए कहा, सच में तुमने बड़े कष्ट उठाए हैं। हाँ, वह 2 महीने तो बड़े कष्ट में भी थे। इसीलिए उन 2 महीनों में जहाँ भी मुझे एक पैसे की भी मदद मिली उसे मैं भूल नहीं पाया। और सच यह है कि मैं भूलना भी नहीं चाहता। इस ब्रिज को तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ आकर मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने किसी दोस्त के पास आ गया हूँ। मैं अपने ही घर के किसी कोने में हूँ। वहाँ की नौकरी मैंने 3 महीने बाद ही छोड़ दी, लेकिन आज भी महीने में 2-4 बार वहाँ जरूर जाता हूँ। वहाँ अपने साथियों से जरूर मिलता हूँ। रूहाना ने पूछा, वहाँ क्यों छोड़ दिया? श्वेतांश बोला, असल में गार्ड की नौकरी मुझे पसंद नहीं थी, मजबूरी में ही कर रहा था। इसलिए जैसे ही इस वाली कंपनी में किसी तरह मौका मिला तो छोड़ दिया। पैसा भी यहाँ 1.5 गुना ज़्यादा था और सबसे बड़ी बात यह कि अगर वहाँ छोड़ता नहीं तो तुम कहाँ से मिलती। श्वेतांश की इस बात पर रूहाना हल्के से हंस दी, फिर बोली, सही कह रहे हो। पहले जब तुमको वहाँ बस स्टॉप पर लोगों को लिफ्ट देते देखती थी तो मैं तुम्हें कोई मवाली लफंगा समझती, सोचती अजीब मूर्ख आदमी है। आजकल लोग लिफ्ट मांगने पर भी नहीं देते और यह मूर्ख रोज निश्चित समय पर इधर से निकलता है, सबको लिफ्ट ऑफर करता है, लोगों को बैठा कर ले जाता है। लेकिन जब बहुत दिनों तक रोज ही देखने लगी तो सोचा समाज सेवा का नया नया भूत सवार है, कुछ दिन में उतर जाएगा। कोइंसिडेंट देखो, उस दिन एक तो मुझे देर हो गई
दूसरे जो बस आई वह वहीं खराब हो गई। जितनी टेम्पो और ऑटो आते सब पर लोग पहले से ठसाठस भरे होते, आते ही सब टूट पड़ते थे। मैं इस धक्का मुक्की में बैठ नहीं पा रही थी। देखते देखते ज़्यादातर लोग चले गए। मैं 2-4 और लोग ही बस स्टॉप पर रह गए। थोड़ी ही देर में तुम आ गए। उस दिन तुम भी पता नहीं क्यों देर से आए। तो मैंने सोचा अगर आज भी ऑफ़र करता है तो बैठूंगी। तुमने जैसे ही ऑफ़र किया वैसे ही मैं सबसे आगे आकर बैठ गई। तुमने रास्ते भर में सिर्फ इतनी ही बात की कि मैं इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक जा रहा हूँ, इस बीच जहाँ पर कहें वहाँ छोड़ दूँ। उस दिन के बाद मैंने सोचा चलो रोज़ लिफ्ट लेती हूँ, कम से कम जाने के तो पैसे बच जाएंगे। लेकिन फिर उसी रास्ते पर सुबह भी मिलने लगे तो मैंने सोचा, इसी बीच श्वेतांश बीच में बोला, चलो दोनों तरफ का किराया बचेगा। क्या करें यार, पैसे तो बचाने ही पड़ेंगे ना, तुम्हारे कारण किराया तो बच ही जा रहा है ना। श्वेतांश ने कहा, तुम चाहो तो हॉस्टल का भी खर्चा बच सकता है। कैसे? मेरे साथ चलकर रहो ना, कब तक ऐसे बाहर मिलते रहेंगे। मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से कब से सीधे बात करने को तैयार हूँ, तुम ही पता नहीं क्यों बार बार मना कर देती हो। रूहाना ने कहा, देखो यार, समझने की कोशिश करो। मैं उन लोगों को धीरे धीरे बताना चाहती हूँ, एकदम से बताकर उन्हें कष्ट नहीं देना चाहती। यार कुछ भी हो, माँ बाप हैं, हमें जन्म दिया है, पाला पोसा है, बड़े कष्टों से माँ बाप बच्चे पालते हैं। आखिर हमारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है। उस औरत को ही देखो ना, पिछले 2-2.5 घंटे में अपने बच्चे को तीसरी बार दूध पिला रही है। एक बच्चे को किनारे एक हाथ से दबाए हुए, नींद के मारे आंख नहीं खुल रही है, लेकिन बच्चे को टटोल टटोल कर मुंह में निपुल दे रही है, बार बार दूध पिला रही है। श्वेतांश ने कहा, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी इस बात की प्रशंसा हमेशा करता हूँ, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स को इग्नोर करने के फेवर में कभी नहीं रहा। इसीलिए तो बात करने के लिए बार बार कहता हूँ। मैं इसलिए भी हर हाल में तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि हर चीज़ में हमारी तुम्हारी सोच करीब करीब एक जैसी है। तुम्हें फालतू खर्च पसंद नहीं, मुझे भी नहीं। सरल साधारण जीवन को तुम जीवन की सुंदरता मानती हो। मैं भी खुशहाल जीवन के लिए इसे ही एकमात्र आधार मानता हूँ। मैं जैसा जीवन जीता हूँ उसे तुम प्रमाण के तौर पर ले सकती हो। जानती हो, देखा जाए तो मैं आज भी चौकीदारी ही कर रहा हूँ। यह सुनकर रूहाना ने आश्चर्य से पूछा, मैं समझी नहीं, कैसे? असल में जिस मकान में रह रहा हूँ वह मेरे बॉस के एक बड़े रिश्तेदार का है। बहुत बड़ा मकान है, अभी पूरा नहीं बन पाया है, धीरे धीरे काम चलता है, कभी बंद रहता है। उसी में मैं एक कमरे में रहता हूँ। किचन बाथरूम वगैरह सब बन चुके हैं, उन्हें यूज करता हूँ और मकान की रखवाली भी करता हूँ। इससे वह चौकीदार रखने का खर्चा बचा लेते हैं। जब भी मकान में काम लगता है तो उस समय भी मैं देखता हूँ। इससे उनकी भी बचत हो रही है। जगह बहुत है, कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि चलो, हॉस्टल का तुम्हारा पूरा पूरा खर्चा बच जाएगा। वैसे भी हम दोनों जिस रिश्ते को जी रहे हैं उसके बाद तो एक साथ रहना एक औपचारिकता भर है बस। ऐसे में तो मुझे लगता है कि बात करने में देरी करना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। रूहाना ने कुछ सोचकर कहा, यार इतना उतावले क्यों हो रहे हो? मेरे पेरेंट्स किस बात को किस तरह लेंगे या मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, इसलिए मुझे उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाने दो। एकदम से कहने पर वो भड़क भी सकते हैं। बात यहाँ इंटर कास्ट की नहीं, इंटर रिलीजन की है, इसलिए प्लीज थोड़ा समय और दो। श्वेतांश ने कहा, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूँ। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि यदि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तब क्या करोगी? उनकी बात मानोगी या अपने मन की करोगी? श्वेतांश की इस बात पर रूहाना बड़ी देर तक सोचती रही, तो श्वेतांश ने अपनी बात दोहरा दी। तब रूहाना ने एक गहरी सांस ली और कहा, तब मेरे जीवन का सबसे कठिन समय होगा श्वेतांश। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, कहूँगी क्योंकि आपने हमें इतना बड़ा किया, पाला पोसा, मुझे अपना करियर अपने हिसाब से चुनने की आज़ादी दी।
मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना भला बुरा समझ सकूं। इसलिए एक इनायत और करिए कि मुझे अपने जीवन का सबसे अहम फैसला लेने की भी आज़ादी दीजिए। आप इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए कि मैं जो भी फैसला लूँगी सही लूँगी। इस लायक तो आपने बना ही दिया है। श्वेतांश ने कहा, और यदि यह अहम फैसला लेने की आज़ादी नहीं दी तब क्या करोगे? ओफो श्वेतांश, मुझे डराओ नहीं, प्लीज़ प्लीज़। यह कहते हुए रूहाना ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। वह उससे एकदम सट कर बैठी थी। श्वेतांश ने बहुत स्नेहपूर्वक एक हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यह स्थिति आ सकती है, तब क्या करोगी? रूहाना फिर कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर कुछ सख्त भाव उभर आए। उसने कहा, तब मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, कहूँगी आपने अब तक जैसा कहा, जैसा चाहा, मैं वही करती रही, और अब जीवन का एक फैसला मैं अपने मन का करूँगी। और मैं यह भी यकीन दिलाती हूँ कि जल्दी ही आप मेरे इस फैसले की तारीफ करेंगे। यह जो कुछ हो रहा है इसे आप सही मानिए, ऊपर वाले की रजा मानिए, क्योंकि होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। इतना कहकर मैं अपनी नई दुनिया बनाऊंगी, उसे आबाद करूंगी, माँ बाप की दुनिया से अलग, अपनी एक खूबसूरत दुनिया। श्वेतांश ने कहा, रूहाना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हम दोनों की दुनिया निश्चित ही बहुत खुशहाल होगी। मुझे भरोसा अपने माँ बाप पर भी है। वह लोग बहुत खुले विचारों के हम दोनों का साथ जरूर देंगे, अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। रूहाना इस समय अपना सिर उसी के कंधे पर टिकाए बैठी थी। वहाँ उन दोनों के अलावा अन्य जो लोग थे सब सो रहे थे, बाकी लोग जा चुके थे। रूहाना ने एक नज़र ब्रिज की रेलिंग पर लगे विज्ञापन पट के टूटे हिस्से से बाहर नजर डाली। पानी बंद हो चुका था। वह सीधी बैठती हुई बोली, श्वेतांश, पानी बंद हो चुका, अब घर चलो, मुझे बहुत नींद लगी है, बहुत थक गई हूं मैं। आश्चर्य से श्वेतांश ने पूछा, घर? हाँ, कल शाम को ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलना है, हॉस्टल खाली करना है, सारा सामान साथ लेकर चलना है। हॉस्टल में तो बेवजह खर्चा हो रहा है, दोनों एक जगह रहेंगे, बेवजह खर्च करने से क्या फायदा? श्वेतांश ने उसकी बात समझते ही उसे बाहों में भरकर कहा, जरूर, कल शाम को क्यों, आज सुबह ही पहला काम यही करेंगे, और चले। दोनों उठकर चल दिए। रूहाना की नज़र एक बार फिर उस दुधमुहे बच्चे पर चली गई। वह दूध के लिए गुनगुना रहा था, हाथ से माँ की छाती टटोल रहा था, और माँ पहले ही की तरह कपड़ा हटाकर निपुल उसके मुंह में दे देती है और हाथ से उसे अपनी छाती से चिपका लेती है। एक बेहद दयनीय हालत का कंबल जो वह ओढ़े थी उसी से बच्चे को पूरा ढक लेती है। उसे ठिठकता देखकर श्वेतांश ने कहा, कैसे बेखबर हैं बाकी दुनिया से यह सब। अपनी दुनिया में भगवान से प्रार्थना है कि जैसे उसने इस दुनिया में बाकी लोगों के लिए खूबसूरत चीज़ें दी हैं, वैसे ही इन सब की दुनिया भी बढ़िया बना दे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तभी श्वेतांश ने रूहाना से कहा, अब तो समझ ही गई होगी कि इस ब्रिज पर मैं क्यों आता हूँ। यहीं मेरी नई दुनिया की नींव पड़ी। और रूहाना ने पूछा, और जीवन का हमसफर भी यहीं मिला। अब तुम ही बताओ, इसे कैसे बोल सकता हूँ? रूहाना ने कहा, सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आया करूँगी। यह सिर्फ कंक्रीट स्टील का एक फुट ओवर ब्रिज नहीं है, हम दोनों की जिंदगी का एक हिस्सा है। हमारा पॉलिटेक्निक चौराहे वाला फुट ओवर ब्रिज। कहकर रूहाना हंस पड़ी। तब तक श्वेतांश ने बाइक स्टार्ट कर दी थी। धन्यवाद मित्रों।